Okay, previous classes we have done waves, mechanical waves. We have seen the equation and also we have seen the wave speed. है ना? Wave speed क्या होती है? The speed with which wave moves in the medium, and it is given by v is equal to frequency into wavelength. Constant है ये medium में. If medium doesn't change, wavelength will not change. Frequency तो वैसे भी change नहीं होती, तो velocity will remain constant. है ना? Velocity यहाँ पे हमने शायद लिखा भी है velocity. V is equal to f lambda पहले लिखा था constant, and it is constant unless the medium changes or unless the property of medium changes. है ना? कांस्टेंट स्पीड से वेव ट्रेवल करती है और एंड वेव इक्वेशन भी सा है ना, y इज इक्वल टू a sin ट्रेवलिंग वेव, क्या बोलते हैं उसको, ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस माइनस फाइव, ऐसी थी इक्वेशन, वेव इक्वेशन. ओमेगा क्या है? ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी. k is what? k is propagation constant, or what we call it is angular wave number. k is equal to 2 pi by lambda. और ओमेगा क्या होता है? 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी है, दोनों में 2 पाई आ रहा है ना. ऑलराइट, एंड frequency remains constant even the wave goes into the other medium. Alright, तो ये पॉइंट सब हो गए थे. this is one of the questions which is important. देखिए क्या दिया इसमें, stone is dropped from the top of the tower of height 300 meter. ये 300 मीटर है, ठीक है. Splashes into the water of pond near the base of the tower. यहाँ पे hit करेगा क्या? When is the flash heard at the top? Given that the speed of sound is 340 meter per second, g is 9.8. कितने टाइम के बाद the sound will be heard? ये जो hit करेगा, फिर यहाँ पे suppose you are standing here, तो after how much time you will hear the sound after you drop the stone? ये छोड़ने के बाद कितने टाइम जाएगा नीचे, पहले हिट करेगा, फिर साउंड वेव आके ऊपर सुनाई पड़ेगी, तो कितना टाइम लगेगा? सर हाउ टू इंस्टेंटेनियस. गेट द टाइम? हम इंस्टेंटेनियस नो, सर यहाँ से यहाँ इफ जाने में टाइम नहीं लगेगा. उसको 300 मीटर है, फिर ओह वेव को यस सर. 300 मीटर ऊपर आने में टाइम नहीं लगेगा. तो हाउ मच टाइम इज नीडेड, दैट्स व्हाट इज टू बी फाउंड आउट. बट हाउ टू फाइंड आउट? आई एम नॉट आस्किंग यू कैलकुलेट द एक्यूरेट आंसर. कैसे निकालेंगे? कैन यू टेल समबडी कैसे निकालेंगे टाइम? टोटल टाइम नीचे जाने का और ऊपर आने का, है ना. दो प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं इसमें. देयर आर टू प्रोसेसेस, है ना. तो नीचे जाने का कितना टाइम लगेगा, ऊपर से नीचे आने का टाइम सपोज t1 है, कैसे निकालेंगे दैट टाइम? यहाँ से सपोज ए और ये बी लिख दो पॉइंट. टाइम taken, let t1 is the time taken by the stone to reach the surface, and let t1 be the time taken by stone to reach water surface. ठीक है, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग इन ग्रेविटी, तो ग्रेविटी वाला फार्मूला लगा सकते हैं. बोलो, S इज इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर, T1 हो जाएगा ना. तो यहाँ पे H लिख सकते हैं, S की जगह हाइट लिख सकते हैं. तो T1 इज इक्वल टू 2H बाई G. ठीक है,
h की वैल्यू दी है आपको 300 मीटर है ना, h इज 300 मीटर, g दिया है आपको 9.8, तो ये पुट करके हमें T1 मिल जाएगा कि नहीं, बोलिए क्लियर। Yes, sir. और आगे क्या करना है बोलो, व्हाट नेक्स्ट, इज इट द ओनली इतना सॉल्व करना है कि आगे भी करना है, बोलिए। Sir, no, I don't think, because sir, the distance which is एनीबडी given, एल्स, sir, the distance एनीबडी एल्स given वांट टू is रिप्लाई, less than the speed of sound given. So sound will be instantaneous. एनीबडी एल्स, बोलो, एनीबडी वांट टू टेल। यहाँ से जो वेव बनेगी, दिस इज द वेव, ये वेव ऊपर आएगी है ना, यहाँ तक पहुंचेगी कि नहीं, वेव की जो साउंड वेव है उसको ऊपर जब तक नहीं आएगी, हाउ कैन वी लिसन द Sir, साउंड ऑफ it द will स्प्लैश। be a little less than 1 second. T2 is the time taken by sound wave to reach to top। कैसे निकालेंगे T2, विल वी यूज द काइनेमेटिक इक्वेशन, ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं क्या साउंड के लिए, ये एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, साउंड यूनिफॉर्म स्पीड है, तो यूनिफॉर्म स्पीड के लिए टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ऑफ साउंड h अपॉन v, साउंड की स्पीड कितनी दी है 3v, vs कर दो उसको, साउंड की स्पीड जो है 340 मीटर पर सेकेंड, तो vs, तो यहाँ से आपको T2 मिल जाएगा, साउंड वेव का जो टाइम है ऊपर आने का टाइम मिल जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन, देयरफॉर टोटल टाइम विल बी T1 प्लस T2, तो ये 300, ये तो ऑफ कोर्स कितनी स्पीड है, कितनी डिस्टेंस है 300, और ये कितनी है 340, तो ये चलो ठीक है लेस देन 1 सेकेंड, एंड ये निकालना पड़ेगा, दोनों ऐड करने पड़ेंगे, T1 यहाँ से आ जाएगा, T2 यहाँ से आ जाएगा, है ना, हो जाएगा कि नहीं, ये कितना है 3h कितना है 300, और G10 है, 10 के आसपास है, ये 300 है, 30 ये √60 के आसपास आ रहा है, 60 मीन्स 7 पॉइंट समथिंग है ना, 7 पॉइंट समथिंग प्लस 1 सेकेंड, 8 पॉइंट सम सेकेंड्स आएगा आंसर, लेट्स सी द आंसर, 8.7 Sir, सेकेंड आ रहा है, 8.7. हो जाएगा, बाकी वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेना कैलकुलेटर से, बट मेथड you should always know the proper method, है ना, to solve it, calculations कर सकते हैं, but if you know the proper method, even if values are changed, you can always do it correctly। All right, बोलिए, ठीक है यहाँ तक। Yes, sir. Let's see further. This is the important question. In fact, competitive examination also they ask. Sometimes they will ask you in terms of these only. Calculations may be avoided, particularly for competitive exam, but you can just always competitive examination में जाते हैं, close answer आप देखो, roughly calculate कर लो, answers they may give you 8.7, 7.7, 9.7 ऐसा कुछ दे देंगे, तो you don't have to calculate fully, थोड़ा सा रफ भी आइडिया लगा लेते हैं ना, तो हमें आंसर मिल जाते हैं, पूरा कैलकुलेट नहीं कर, बट बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए यू हैव टू कैलकुलेट अप टू द लास्ट। Shall we move on to the next one? Okay.
Now we see the speed of transverse wave in the stretch string, है ना. टाइट स्ट्रिंग है कोई, उसको आपने टेंशन, उसको सम टेंशन दिया हुआ है और यहाँ पे एक जर्क दे देंगे, तो दिस वेव विल, हमने देखा था वो रोप में जर्क देने से इट इज गोइंग फॉरवर्ड एंड कमिंग बैक आल्सो, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड whether it is coming back or not, with what speed it is traveling, on what factor the speed depends. एक तो फार्मूला हमने v इक्वल टू एफ लैम्डा दिए देखा, तो दैट इज वैलिड फॉर all the waves in all the situation when we know the frequency and lambda. But यहाँ पर neither frequency is given, nor lambda is given, nor wavelength is given, tension is given, mass of the string will be given, length of the string will be given. In that terms, what is the speed of sound in the string? So let T be the tension in the string which is uniform. Uniform string है, आपने यूनिफॉर्म डेंसिटी की एक प्रॉपर स्ट्रिंग ली हुई है, रोप भी हो सकते हैं. एंड म्यू, ये सिंबल देख रहे हैं आप, इसको क्या बोलते हैं, म्यू is the mass per unit length of the string which is m by l, बाद में लिखते हैं उसको, also called linear mass density. Mu is equal to m by l, mass, total mass upon total length. तो जो भी वैल्यू आएगी that will be what, mass per unit length, or we call it linear mass density. इसका आप मास निकाल लीजिए, इसकी लेंथ निकाल लीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो आपको लीनियर मास डेंसिटी मिल जाएगी. Then the speed of transverse wave in the string is given by this relation, under root of tension divided by mu, which is nothing but a mass per unit length. तो अगर आप इसको ज्यादा टाइट कर देते हैं, है ना, अगर जैसे गिटार में आपने देखा उसका टेंशन वगैरह बढ़ाते हैं तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, उससे फ्रीक्वेंसी चेंज होती है. v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, कुछ ऐसा है. अगर आपने टेंशन बढ़ाया तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ उससे अफेक्ट होते हैं. तो अगर आपको फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है गिटार या सितार के वायर की स्ट्रिंग की, है ना, तो टेंशन चेंज करते हैं. And other instruments, generally musical instruments में we are going to see all these things, है ना, guitar, sitar, flute and other Yes, sir. musical instruments. We are going to discuss the things ahead. Musical instruments के बारे में ज्यादा डिस्कस करने वाले हैं. Musical industry जो है they spend billions of dollars on the to improve the quality of sound in the instruments. ठीक है, तो टेंशन अगर आपने इंक्रीज किया तो वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी. और ये क्या है, अगर आपने वायर की थिकनेस चेंज की, थिन वायर का म्यू कम होगा, मास पर यूनिट लेंथ कम होगा अगर थिन वायर है, थिक वायर का मास ज्यादा होगा, तो थिन वायर का म्यू विल बी लेस, स्पीड विल बी मोर. अगर आप थिन वायर ले और थिक वायर ले, तो थिन वायर द स्पीड वेव विल मूव फास्टर, दिस पल्स विल मूव फास्टर. और आपने जर्क दिया, वो जल्दी पहुंच जाएगी इधर थिन वायर में, थिक वायर में धीरे धीरे जाएगी. ठीक है, गेटिंग. तो ये आप अपने फार्मूले से कोई भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं, प्रोवाइडेड यू रिमेम्बर द प्रॉपर फार्मूला. गेटिंग. आगे समझ में. Yes, sir. Yes, sir. तो देखो अभी इसमें कभी कभी रेडियस अगर दे देंगे आपको, रेडियस दे दिया तो हाउ टू गेट द वैल्यू ऑफ म्यू इन टर्म्स ऑफ रेडियस. तो सपोज एस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वैसे तो हम लोग ए लेते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बट यहाँ पे एस क्यों लिया हमने बताइए. ए हमने एम्पलीट्यूड का सिंबल लिया हुआ है पहले, तो सिंबल शुड नॉट क्लैश विद ईच अदर, तो सिंबल एस ले लिया हमने. ये वायर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एस सिंबल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना. Where r with the radius of cross section, तो mass per unit length mu will be m by l. तो mass क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है, डिवाइड बाय लेंथ. वॉल्यूम क्या है, सिलेंड्रिकल वायर है, पाई आर स्क्वायर एल हो जाएगा वॉल्यूम उसका, एल गेट कैंसल्ड, तो यहाँ पे क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू रो.
रो इज द डेंसिटी ऑफ द स्ट्रिंग। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे लाके पुट कर सकते हैं अगर हमें इफ वी नीड इट, रेडियस के टर्म में कुछ दिया होगा तो हम ये यूज कर सकते हैं। रो बीइंग द डेंसिटी ऑफ द वायर, यूनिफॉर्म डेंसिटी लेंगे, लिख देता हूँ यहाँ पे रो इज द डेंसिटी ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, ये आपको काम आएगा ये रिलेशन। डेरिवेशन इज नॉट इन अवर कोर्स, नो वी आर नॉट डूइंग इट। डेरिवेशन अगर करना है तो उसको सेंटीपिटल फोर्स के फार्मूले से किया जाता है, बट इट इज नॉट देयर। ऑलराइट, so this is important topic. इसके दो, there are two questions given in our textbook. Can we do? Yes, sir. तो देखते हैं। तो लेकिन ये फार्मूला किसके लिए? आप बोलेंगे वेव के सर हमने एक फार्मूला पहले सीखा था, अभी ये दूसरा फार्मूला वेव वेलोसिटी का। वेव वेलोसिटी, दिस विल बी रिमेनिंग कांस्टेंट अनलेस यू चेंज द टेंशन एंड चेंज द वायर। पर्टिकुलर वायर आपने फिक्स कर दी, टेंशन फिक्स कर दिया, और उसकी जो मास पर यूनिट लेंथ है वो तो चेंज होती नहीं नॉर्मली, है ना। तो वी विल बी फिक्स। तो टेंशन एंड, अगर उसका टेंशन एंड लीनियर मास डेंसिटी के टर्म में अगर हमें वैल्यूज दी है तभी भी हम वेव वेलोसिटी निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा दिया है तभी भी वेव वेलोसिटी निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ इज जनरल फार्मूला, वैलिड फॉर ऑल द सिचुएशन, बट ये पर्टिकुलर केस के लिए है वेव वेलोसिटी निकालने के लिए। किसके लिए? ट्रांसवर्स वेव, किसमें? इन द स्ट्रिंग विच इज अंडर टेंशन। ऑलराइट, Yes, sir. so there are two questions in our textbook. Question number first is of this topic only, chapter 15 ka. The string of mass so and so under tension this much, the length of the string is 20. If the transverse jerk is stuck at one end of the string, how long does the disturbance take to reach the other end? How long मतलब टाइम निकालना है, t निकालना है। t यूनिफॉर्म स्पीड है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो दिया है, कितना ट्रेवल करना है, 20 मीटर। स्पीड कैसे निकालेंगे? हाउ टू गेट द स्पीड? By the formula v is equal to या under root t by u. हाँ, तो म्यू निकाल लेंगे पहले, म्यू इज इक्वल टू m by l। तो मास कितना दिया? 2.5 kg। लेंथ कितनी है? 20। ठीक, तो ये डेसिमल हटाया तो ये आपका 4 हो गया। 2.5 है ना, ये 20 है। ठीक है, तो 10 आएगा, नॉट 100। 1/8 आ गया। यूनिट क्या होगा? मीटर, केजी पर मीटर, मास का केजी हो गया और लेंथ का मीटर। ठीक है, तो वी निकाल लेंगे अभी टी बाई म्यू से। टी इज 200, म्यू इज 1/8, तो यार 40 आ जाएगा। 16 इंटू 100, 16 का 4 हो जाएगा, 100 का 10, 40 आ गया। 1600 इज का रूट 40। टाइम मिल जाएगा अभी, टी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस इज कितना? लेंथ है उसकी 20, 40 इज द स्पीड, तो 1/2, that is 0.5 second, half second में it will reach to the other end. Got it?
Yes, sir. Yes. तो दिस कैन बी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो ये आपको आनी चाहिए इम्पोर्टेंट. रिमेम्बर करेक्ट फार्मूला. Similar question is the next one also, that you can do it in your homework. Let's see what is that. देखिए ये है ऑलमोस्ट सेम ही है. Length is given, mass of the string is given, mass of the wire is given. What should be the tension? So that speed of the transfer wave in the wire equals the speed of sound in the dry air at 20 degrees Celsius, which is 343. So V is given. So there are three terms. Sorry, V की वैल्यू कितनी दी? 343. म्यू मिल जाएगा m/l से. ठीक है. Got it. So how to do this question? क्या करना पड़ेगा आगे? So then we'll use the formula V is equal to root T by mu. Yes. Again same formula. Nothing new here. So same formula में we know that there are three terms only. V is equal to T by mu. So V is directly given, mu is indirectly given, T should be find out. दो terms नहीं है, तीसरा आ जाएगा solve करने से. Yes, sir. This is also only thing you have to remember proper formula, proper situation. You can do it. These are the easy but important questions, provided you remember the formula correctly. तो कौन सी wave है ये? Which wave we are talking about? Transverse wave we are talking about in the wire, in the tight wire or string or rope and so on. Generally experiment जो हम देखते हैं rope के साथ, we'll see today again standing waves देखेंगे हम लोग. Today or tomorrow we'll see the demonstration of this. So they are done in the tight rope, which will have the same formula. Got it? कंप्लीट कर लीजिए, इसका आंसर मैच कर सकते हैं. आंसर आएगा आपका 2 into 10 to 2.06 into 10 power 4 न्यूटन. स्क्वायर करके और सॉल्व कर लेना, म्यू को उधर शिफ्ट कर देना. तो quite a high tension, nearly 20,000 Newton tension is there. $20,600 Newton. Huh? All right. Question ये भी देखो practice के लिए. This is also good question. You can take down. We can discuss tomorrow. This is for checkpoint to check you how could you understand this. देखो ये यहाँ तक है, ये दोनों पार्ट A and B part are up to here. ठीक है. Now up to here A and B part. For C and D part, they have given you second situation. If instead you increase the tension, पहले आपने frequency increase की. ये frequency कैसे increase करेंगे बताओ? How to increase the frequency? उसको fast oscillate करो. Yes, sir.
in your and move the hand up and down fast, the wrist only, wrist को up and down fast कीजिए ना, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन. बट अगर आपको ये सिचुएशन है, सपोज इफ यू आर द लाइक दिस सिचुएशन, फिर फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ाएंगे? इट इज नॉट इन योर हैंड. तो इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ाएंगे बोलो? स्प्रिंग को चेंज करना पड़ेगा. फ्रीक्वेंसी इज के बाई एम एन. एंगुलर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी ना. तो मास तो सेम रखो, या तो मास कम कर दो तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, या के, ये जो स्प्रिंग है उसका के, हार्ड स्प्रिंग यूज करो. स्टिफ स्प्रिंग यूज करेंगे तो के ज्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी. either you are doing the experiment holding the end in your hand and moving it fast. if you depend upon the other source, oscillator होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर, उनकी फ्रीक्वेंसी रेगुलेट कर सकते हैं. तो दैट इज द technical issue. You can do it, you can just change the frequency depending upon the situation. And second case में क्या कर रहे हैं? You are increasing the tension. टेंशन कैसे इंक्रीज करेंगे? उसको पुल करो, उसको टाइट करो स्ट्रिंग को, या फिर उसमें वेट लटका दो ऐसे. यहाँ पर एक सोनोमीटर में एक्सपेरिमेंट भी होगा आपकी लैब में. ऐसे ऐसे हुक रहता है, उसमें वेट हैंग करने पड़ते हैं. यहाँ पे वेट हैंग कर दो, बड़े वेट हैंग करो, यहाँ पे ऐसे फिक्स रहेगा. यहाँ पे जट देंगे तो दिस विल गो दिस साइड. ये टेबल पे रहेगा पूरा एक्सपेरिमेंट. तो इसमें वेट बढ़ाने से टेंशन इंक्रीज हो जाती है. गॉट इट? Sir, is it possible to increase the frequency by accelerating the device, the one which you showed right now? एक्सेलेरेशन जो है, जो सोर्स है, सोर्स का एक्सेलेरेशन भी चेंज होगा. जो सोर्स पार्टिकल्स ऑफ मीडियम जो ऑसिलेट हो रहे हैं, ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स होता है. एसएचएम कर रहे हैं तो ये फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से एक्सेलेरेशन भी बढ़ता है. फिर मतलब आपको फ्रीक्वेंसी बनानी है तो ज्यादा फोर्स, ऑफ कोर्स आपको फास्ट ऑसिलेट कर रहे हैं, उसके एंड को तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ज्यादा एक्सेलेरेशन हो जाएगा. रिलेटेड है फार्मूले से, यू कैन थिंक, है ना. Yes, sir. एनी आंसर के लिए थिंक अबाउट द फार्मूला. फिजिक्स में कोई भी आंसर आपको देना है, इंट्यूशन से कभी कभी गड़बड़ हो जाता है. थिंक अबाउट द फार्मूला, हाउ दैट physical quantity is related to the other physical quantity. So you can all right. Yes, sir. Sorry. तो ये ट्राई कर सकते, तीनों पार्ट, चारों पार्ट आप थिंक एंड डू इट. प्रैक्टिस के लिए अच्छा क्वेश्चन नहीं है. ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ. ये दिस इज यूजफुल फॉर जेईई एंड नीट के लिए. देखो एक पार्ट थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, अदर पार्ट वी कैन डू इट लेटर ऑन. देखो ये पार्ट देखिए, क्वेश्चन ये है कि आपने एक रोप हैंग कर दी, यूनिफॉर्म रोप है ना. ये रोप हैंग कर दी यहाँ से, और यहाँ पे एक जर्क दिया आपने. तो ये क्या होगा? तो ये पल्स बनेगी यहाँ पर. पहले ये धीरे धीरे ऊपर जाएगी, यहाँ जाएगी, फिर और ऊपर यहाँ तक पहुंच जाएगी. ठीक है. तो जिस समय वो y डिस्टेंस पर है, व्हाट विल बी द स्पीड? अभी ये वर्टिकल हैंग कर रही है ना. तो वर्टिकल हैंगिंग करने में क्या होता है? टेंशन चेंज होगा. यहाँ पे टेंशन 0 होगा, यहाँ पे टेंशन क्या होगा? पूरी 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 रोप
आपका फोर्स एक्ट करेगा, वेट एक्ट करेगा, तो यहाँ पे टेंशन मैक्सिमम होगा। देखो बीच में आधा होगा, तो जितना पल्स के नीचे, पल्स मतलब हाफ वेव, उसके नीचे जितना जितना लेंथ है उसका वेट विल प्रोड्यूस द टेंशन। अभी यहाँ पर पल्स है, कितनी डिस्टेंस पर है, वाई पर, तो ये ये लेंथ जितनी है, वाई लेंथ, उसका जो दैट इंटू टेंशन क्या होता है, मास इंटू जी। तो मास कितना लेना है, ये यहाँ वाई लेंथ का लेना है, क्योंकि वो उसके ऊपर इस क्रॉस सेक्शन पे इतना वेट ऐड कर रहा है। तो मास कितनी लेंथ का लेना है, वाई का लेना है। म्यू क्या है, 1 मीटर मास पर यूनिट लेंथ, मतलब 1 मीटर का मास कितना होता है, म्यू। ये भी हमने जो ऊपर म्यू पढ़ा है, इसकी दूसरी डेफिनेशन ये हो सकती है, मास ऑफ 1 मीटर लेंथ। यूनिट लेंथ का मतलब क्या होता है, 1 मीटर की, 1 मीटर वायर की लेंथ का मास कितना होगा, उसको म्यू बोलते हैं। 1 मीटर के लिए म्यू है, तो वाई मीटर के लिए म्यू इंटू जी हो जाएगा मास, सॉरी वाई मीटर के लिए म्यू इंटू वाई हो जाएगा। और वेट निकालना है, टेंशन निकालना है, तो जी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो टेंशन यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर म्यू इंटू वाई इंटू जी, मास इंटू जी। मास कितना लेना है, वाई लेंथ का लेना है। जब यहाँ पहुंच जाएगी तो पूरी लेंथ का लेंगे, ठीक है। तो पल्स या वेव के नीचे की जो रोप होती है वो टेंशन क्रिएट करती है। जैसा कि मैंने बोला, यहाँ पर जब रोप है तो टेंशन 0 होगा, नीचे उसके वहां पे टेंशन 0 है। बीच में कितना होगा, y विल बी इक्वल टू L/2, हाफ ऑफ द लेंथ आ जाएगी, हाईएस्ट पॉइंट पे सबसे ज्यादा। तो टेंशन मिल गया, तो फार्मूला लगा देंगे, v इज इक्वल टू T/μ। तो t का तो वैल्यू हमने ये निकाला, म्यू नीचे डिवाइड कर दिया, म्यू म्यू गेटिंग कैंसल, तो y इंटू जी, इतनी स्पीड होगी। और ऊपर जाएगी तो स्पीड y बढ़ेगा, जी तो कांस्टेंट है, y बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी। तो जैसे जैसे ऊपर जाएगी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। एक्सीलरेटेड मोशन है, एक्सीलरेटेड मोशन है, तो एक्सीलरेशन निकालना है तो उसको डिफरेंशिएट करके एक्सीलरेशन भी निकाल लेते हैं। बट दिस मच जनरली ये पार्ट पूछा जाता है, पर्टिकुलरली इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। आगे समझ में, Yes, sir. तो दिस इज फॉर जेई एंड नीट, यू कैन बोर्ड एग्जामिनेशन में भी कभी कभी, जैसे बोर्ड एग्जामिनेशन है या आपके टर्म टेस्ट है या फाइनल एग्जामिनेशन है, तो 1 odd question, 1 or 2 question they will give you of JEE level or competitive level. Like this question, they are in habit of giving 1 odd question of level 2 or level 3, we can say, which you have to think directly. Otherwise, everybody will score 100 marks in physics. So there are 1 or 2 questions which will prevent you, है ना। तो उसको आपको अगर if you keep preparing like this, so you can score that. I'm talking about your boards examination, है ना। All right. Shall we move on to the next topic? Are you there? Yes, sir. Okay. Now, what about the speed of longitudinal waves? अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, ट्रांसवर्स वेव, इसमें in the tight rope and all. Now what we are talking about, longitudinal wave. कौन सी longitudinal wave है, sound wave. We are going to discuss the sound wave, the speed of sound wave or speed of sound in the fluid and in the solid. Fluid मतलब क्या होगा, liquid and gases. तो लिक्विड एंड गैसेस में फार्मूला डिफरेंट आएगा, सॉलिड में डिफरेंट आएगा। तो लेट्स सी बोथ द फार्मूला।
देखो, what we are talking about longitudinal wave, this thing should be very clear, नहीं तो सब मिक्स होगा आपका। अभी हमने थोड़ी देर पहले ट्रांसवर्स वेव का फार्मूला पढ़ा, that will be used for the transverse wave only in the tightrope. Here is the speed of sound, longitudinal wave in the fluid first. If be the bulk modulus, do you remember all these bulk modulus? Elasticity में पढ़ा था। Be the Yes. bulk mod, yeah, bulk modulus of medium, that is air or gases or liquid also. And rho is the density, air की कुछ density होगी, liquid है तो उसकी certain density होगी। Density of rho is its density. Then the speed of longitudinal wave is given by under root of bulk modulus divided by density of the medium. एयर की जो डेंसिटी है उसकी पुट करेंगे एयर में, अगर बात करेंगे साउंड वेव, तो बल्क मॉडुलस को डेंसिटी से डिवाइड। बल्क मॉडुलस का फार्मूला क्या था? कैन समबडी रिकॉल? बल्क मॉडुलस का कुछ फार्मूला था, डेफिनेशन थी कुछ, वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेंथ था, Yes, sir. ऐसा कुछ था। वॉल्यूम स्ट्रेस को हम डेल्टा पी लिखते, वहां पर माइनस भी था आगे, और वॉल्यूम स्ट्रेंथ को डेल्टा वी बाई वी, ऐसा कुछ आता है। तो दैट बल्क मॉडुलस इन रो द डेंसिटी, ठीक है। तो आपको बल्क मॉडुलस दिया होगा, एयर का डेंसिटी दी होगी, दोनों में पुट कर दो वैल्यू, अंडर रूट ले लो, तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर मिल जाएगी। नाउ स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन सॉलिड निकालना है ना। सपोज कोई रॉड है इधर, आपने इधर से हैमर मारा, उसको टैप किया, तो इसके अंदर से भी साउंड वेव जाएंगी, ऊपर से भी जाएंगी, एयर से भी जाएंगी, इसके अंदर से भी जाएंगी। तो एयर वाला तो ये हो गया, उसके सॉलिड के अंदर से, रॉड के अंदर से जो जाएंगी उसका फार्मूले वो किस पे डिपेंड करेंगी? वो वेव यंग्स मॉडुलस पे डिपेंड करेंगे। जो रॉड है ना उसका यंग्स मॉडुलस कितना है और रॉड की डेंसिटी कितनी है वो। आर यू गेटिंग द डिफरेंस? मैंने आपको क्या बोला, रॉड जो है ना, ऐसे एक रॉड है, उस पे आप वन एंड पे हैमर हिट कर दो, है लंबी सी रॉड ले लो, रेलवे ट्रैक वाला, तो एक एंड में somebody रेटिंग द हैमर हियर, तो उसको यहाँ पे पहले साउंड सुनाई पड़ेगी, फिर एयर वाली साउंड थोड़ी स्लो आती, वो बाद में सुनाई पड़ती, पहले इसको इस रॉड में साउंड सुनाई पड़ेगी इसको। ही विल बी, सपोज यहाँ पे एक पर्सन है, इधर बैठा हुआ दूसरा, ए इज हिटिंग द रॉड एंड दिस इज लेंथी रॉड, तो ही विल लिसन टू साउंड्स। कभी कभी अब देखो अपार्टमेंट में अगर आते किसी ने ऊपर कुछ गिलास बर्तन गिराया, तो तुम्हें एक दो बार सुनाई साउंड, अगर ध्यान से सुनेंगे, एक तो कंक्रीट से होके आ रही, दूसरी एयर से होके आ रही, तो आपको सुनाई पड़ती साउंड्स दो। कंक्रीट में भी फिर बीच में एयर आ गई तो वो भी ट्रेवल। तो देयर आर द टू साउंड्स, वन इज द सॉलिड, वन इज द एयर, एंड बोथ कैन बी हर्ड डिफरेंटली। तो देखिए, यंग, इसके लिए यंग स्मॉल ऑफ द रॉड इज, दोनों की डेंस मीडियम अलग हो जाएगा। जो रॉड के अंदर से जा रही है उसकी डेंसिटी रॉड की लेनी है, जो एयर से साउंड आ रही है एयर की साउंड एयर की डेंसिटी लेनी, एयर का बल्क मॉडल लेना, यहाँ पे यंग स्मॉल रॉड का लेना, ठीक है। गॉट इट? आर यू गेटिंग दीस Yes, sir. पॉइंट्स? ये आपका हैमर हो गया, ठीक है। तो ये फार्मूले आपको लर्न करके रखना। न्यूटन ने पहले इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, साउंड वेव्स के ऊपर। उसने क्या बोला कि साउंड जब एयर में जाती है तो आइसोथर्मल कंडीशन, ये अपना पार्ट हीट में हम लोगों ने छोड़ दिया है, थर्मोडायनेमिक्स, उसमें हम पढ़ेंगे
isothermal process. Iso means constant, thermal means temperature. Constant temperature process के according चलती है ना? तो in case of isothermal process, bulk modulus of the gas is equal to the pressure of gas at that moment. सिलेंडर के अंदर या मीडियम के अंदर जो भी है एटमॉस्फेयर में जितना प्रेशर है उतना ही बल्क मॉडुलस होता है मैग्नीट्यूड में, है ना? तो फिर उसने बल्क मॉडुलस को प्रेशर से रिप्लेस कर दिया, आइसोथर्मल कंडीशन एज्यूम की, है ना? तो प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लिया 1.013 into 10⁵, एयर की डेंसिटी नियर द अर्थ सरफेस इतनी रहती, क्लोज टू 1.29 ऐसा यूनिट रहती है एयर की डेंसिटी। तो उसने कैलकुलेट किया तो कैलकुलेशन में आया 280 मीटर पर सेकेंड, विच इज अबाउट 15% लेस, तो 15% कम वैल्यू मिली। तो फिर उसने दूसरे साइंटिस्ट ने उसको करेक्शन किया, Laplace was the other scientist, he did the correction in the Newton's formula. Let's see what correction he did so that accurate velocity is obtained. यहाँ तक ओके है बोलिए? न्यूटन्स फार्मूला में जो कैलकुलेशन था उसका उसमें कम आई वैल्यू। तो लेट्स सी अनदर साइंटिस्ट व्हाट डिड ही डू। ठीक है, इसमें कोई डाउट है आपको? नो सर। जनरली दे मे नॉट आस्क यू बिकॉज दिस इज द एरर, है ना? एरर है इसमें 15% लेस आ रही। Laplace correction, another is called Laplace correction. He did it correctly. एक मिनट, ये थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। हाँ, लेट्स सी Laplace correction में क्या है। साइंटिस्ट का नाम है, according to Laplace, propagation of sound is fast process, very fast process. Therefore, it is adiabatic process. अभी हम पढ़ेंगे adiabatic process जो है ऐसा, या तो वो एडियाबेटिक प्रोसेस के, एनीबॉडी नोज द एडियाबेटिक प्रोसेस? किसी को आइडिया है? केमिस्ट्री में कुछ पढ़ा है आपने? Adiabatic process is one in which heat is not transferred. जैसे थर्मस फ्लास्क है ना, थर्मस फ्लास्क होता है ना, उसमें आप चाय, इफ यू कीप इट द हॉट कॉफी या टी, इट रिमेन्स हॉट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। व्हाई? बिकॉज उसकी जो वॉल्स हैं they are insulating, almost insulated walls, which will not allow the heat transfer in or out. में आपने चाय रख दी या हॉट कॉफी रख दी, तो it is equivalent to the adiabatic process in which heat is not transferred out or transferred in. तो वो तो adiabatic, या फिर ऐसा कोई फास्ट प्रोसेस हो जिसमें हीट ट्रांसफर का नो टाइम टू गेट द हीट ट्रांसफर, जैसे बस्टिंग ऑफ टायर होता है ना, तो इमीडिएटली द एयर विल रश आउट वेरी फास्ट, हीट ट्रांसफर का टाइम नहीं रहता वहां, वेरी फास्ट एक्शन। तो सच प्रोसेस आर कॉल्ड एडियाबेटिक प्रोसेस। तो लैप्टस ने बोला 1 सेकेंड में इट गोज रफली 300 मीटर। 300 मीटर इज द लार्ज डिस्टेंस, है ना? फुटबॉल ग्राउंड से बड़ा हो गया। फुटबॉल ग्राउंड कितना बड़ा होता है, कितने मीटर्स का होता है? आई थिंक it is less than 300 meter. That अपने players hitting the shot 100 meter is almost end of the stadium हो जाता है ना? Are you there or not? Yes sir. 300 meter in 1 second. Calculation है ना, 300 तक in 1 second 300 meter, quite fast. It has to be the adiabatic process. Adiabatic process में bulk modulus is gamma into P. Gamma is called adiabatic index. यहाँ पे लिखो, gamma is nothing but a constant होता है,
एडियाबेटिक इंडेक्स, ये मैं हम लोग करेंगे अभी इसके बाद, इस चैप्टर के बाद, जिसकी वैल्यू 7/4 होती है। गामा, इसको गामा पढ़ते हैं, कहीं और भी गामा पढ़ा था हमने, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन में पढ़ा था, वॉल्यूम एक्सपेंशन में, याद है? तो 7/4 दैट इज 1.4 फॉर एयर। तो यहाँ पर पी बाई रो तो वही था ऊपर जो कैलकुलेशन किया उसने, कितना कैलकुलेशन किया, 280, पी बाई रो एयर का 280, तो वो है ही, न्यूटन ने कैलकुलेशन किया। गामा जो है अंडर रूट में मतलब ये इसकी वैल्यू 1.4 एक्स्ट्रा आ गई। दोनों को, इसको अंडर रूट लेके जब सॉल्व किया, 1.4 वेरी क्लोज टू 2, कितना आएगा 1.4, एनीवे 1 पॉइंट समथिंग ही आएगा। तो इसका रूट ले लीजिए पहले, फिर उसको मल्टीप्लाई कीजिए 280 से, इट कम्स टू बी हाउ मच, इट कम्स टू बी 331.3 मीटर पर सेकेंड, वेरी एक्यूरेट। इतनी स्पीड होती है if temperature is लो टेम्परेचर पे इतनी स्पीड होती है 1 डिग्री या 2 डिग्री, आई मीन हाँ 1 डिग्री 2 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर डिपेंडेंट रहती है। एट 0 डिग्री, ऑलमोस्ट 0 डिग्री सेल्सियस पे इतनी स्पीड होती है, देन इट गोज अप, इफ टेम्परेचर गोज अप then the speed goes up slightly, 0.65 meter per second for each degree increase of temperature. So it is accurate result, he was right, the process is very fast, and इसके साथ मैच किया। क्लियर, दिस इज लैप्लेस करेक्शन। तो बल्क मॉडल्स तो है ही, बल्क मॉडल्स है यहाँ पर। तो बल्क मॉडल्स की वैल्यू डिपेंड करती है प्रोसेस पे, डिफरेंट प्रोसेस में डिफरेंट बल्क मॉडल्स होते हैं। बल्क मॉडल्स का जो फार्मूला मैंने बताया आपको, माइनस डेल्टा पी वी, डेल्टा वी बाई वी, वी ऊपर आ जाएगा, ये रहता है। तो प्रोसेस को डिफरेंशिएट करके बल्क मॉडल्स निकाल लिया जाता है। प्रोसेस की इक्वेशन को, सभी प्रोसेस की अपनी अपनी इक्वेशन होती है। एनीबॉडी नोस एडियाबेटिक प्रोसेस की इक्वेशन क्या होती है? ये आपने थर्मो केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स हुआ है कि नहीं हुआ, बताइए। नो सर। ओके, फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है, यू नो दैट। यस सर। तो इसके बाद हम लोग करेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। एनी डाउट इन दिस? नो सर। दिस वाज द लैप्लेस करेक्शन। एंड यहाँ पे देखो स्पीड दी भी है आपकी अपनी बुक में, टेक्स्ट बुक में दिया, देखो कितनी है, एट 0 डिग्री सेल्सियस 331, 20 डिग्री सेल्सियस 343। एक्चुअल में स्पीड ऑफ साउंड होती है ना, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर। तो हम निकाल सकते हैं, अगर हमें 0 डिग्री में पता है ना, तो हम कैसे निकालेंगे बोलो, v1/v2, बाकी टर्म्स कैंसिल हो जाते हैं डिवाइड करने से, बिकॉज यहाँ पे T1/T2, तो यहाँ पे V1 हमने कितना लिया, 331। तो नेक्स्ट टेम्परेचर जो भी टेम्परेचर है, कितने पे है, ये 0 डिग्री पर है, तो T1 कितना लेंगे, 0 या समथिंग है, कितना लेंगे बोलो, 0 लेंगे तो होल थिंग विल बिकम 0। ऐसा ही यूनिट में टेम्परेचर पुट करेंगे, So we'll 0 put डिग्री कितनी, Kelvin. या 273/T2। तो आपको टेम्परेचर जो भी दिया, 20 डिग्री की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 20 डिग्री में 273 + 20। तो अगर आप सॉल्व करेंगे V2, तो ये आ जाएगा 343। निकाल सकते किसी भी टेम्परेचर पे, ये फार्मूला लगा के निकाल सकते। ओनली थिंग यू हैव टू रिमेंबर द स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस इन एयर, है ना? गॉट इट? एक वैल्यू लर्न कर लेंगे, बाकी निकाल सकते। इफ टेम्परेचर गोज अप, द स्पीड ऑफ साउंड गोज अप। समर में स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा रहती है ना, अभी कम चल रही होगी, ठंड है तो स्पीड साउंड में जो है, साउंड इन द एयर नाउअडेज विल बी ट्रेवलिंग लेसर एज कंपेयर टू
lesser speed as compared to in the summer. आजकल कितना टेम्परेचर, सपोज नाइट के टाइम में टेम्परेचर 10 डिग्री है, तो यू कैन पुट इट 273. अभी सपोज 20 डिग्री है, यू कैन पुट द वैल्यू, यू कैन गेट द स्पीड क्लोज टू 343. अगर 30 डिग्री हो गया टेम्परेचर, इट मे क्रॉस 350. क्लियर? Yes, sir. हाइड्रोजन, अच्छा इसमें और भी टर्म आते हैं, नॉट ओनली टेम्परेचर, मोलर मास भी आता है. तो हाइड्रोजन इज लाइट, इसमें स्पीड ज्यादा है, डिवाइड बाय मोलर मास, एम नॉट कुछ ऐसा था, मोलर मास. तो हीलियम भी लाइट है, उसका भी एयर से मॉलिक्यूलर मास कम है, तो उसमें स्पीड ज्यादा रहेगी हीलियम में, है ना. I'll give you the formula. अभी हमने थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़े, इसका आई टेल यू होल फार्मूला, एनसीईआरटी बुक में शायद नहीं है, आई टेल यू लेटर. लिक्विड्स में देखिए, वाटर में फास्ट है, तो ये 331 है, दिस इज 14, रफली 4.5 टाइम्स मोर है ना. वाटर में साउंड वेव्स आर मूविंग फास्टर. एनी डाउट इन दिस? बोलो, कोई डाउट है आपको? एयर में जो स्पीड है 331 है 0 पर, बट वाटर में, ओके 20 की बात करते, चलो एक मिनट. जनरली वहाँ टेम्परेचर 0 नहीं रहता है, थोड़ा सा ज्यादा 20 पे देखते हैं कितना ये है ना, और ये आपकी 343 है ना, तो रफली 4.5 टाइम्स फास्टर. तो इज इट ओके? कंफर्टेबल विद दिस और एनी डाउट इज कमिंग? बोलिए जल्दी से. लाइट में अपोजिट, लाइट में पता है, लाइट जो है इसमें वाटर में स्लो डाउन हो जाती है, बट साउंड इज बिकमिंग फास्टर इन वाटर. लाइट बिकम स्लो, लाइट वेव जो है ना स्लो डाउन हो जाती है, बट साउंड वेव बिकम्स फास्टर बिकॉज ऑफ दैट बल्क मॉडुलस एंड ऑल. बल्क मॉडुलस एंड डेंसिटी दोनों है. देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे जो रेशियो है बल्क मॉडुलस एंड डेंसिटी का, यहाँ पे देखो है ना, तो एयर का बल्क मॉडुलस भी कम है, डेंसिटी भी कम है, तो स्पीड कम आ रही है, 343 आ रही है समथिंग, है ना. बट वाटर का बल्क मॉडुलस इज, डेंसिटी इज मोर, बट बल्क मॉडुलस इज फर्दर हायर. डेंसिटी जितनी ज्यादा है, बल्क मॉडुलस उससे भी कहीं ज्यादा है. द रेशियो बिकम्स हायर. अब बोलेंगे डेंसिटी, एयर की डेंसिटी कम है, तो एयर का बल्क मॉडुलस भी लेस है, डेंसिटी मोर है, बट उसका बल्क मॉडुलस फर्दर वेरी हायर. इट इज मूविंग फास्टर इन द वाटर. लाइट में क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे स्पीड डिपेंड करती है. द स्पीड इन द मीडियम इज स्पीड इन वैक्यूम डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम. तो एयर का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, 1.003 कुछ होता है, 1 के बराबर होता है. वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 4/3 होता है. तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोर है, तो स्पीड कम हो जाती है. दोनों के अलग अलग फार्मूले हैं दोनों वेव्स के लिए. गेटिंग और नॉट? दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दिस इज योर साउंड वेव. तो न्यूटन के कैलकुलेशन वेंट रॉन्ग हियर, यहाँ पर भी उसका रॉन्ग हो गया था, और उसने ये भी बोला था कि लाइट की स्पीड जो है वाटर में ज्यादा है. दैट आल्सो वेंट रॉन्ग. गॉट इट? सॉरी, ये Yes, sir. न्यूटन फार्मूला है यार. तो both are what is called behaving differently, sound wave and light wave the water. Speed कम हो जाती है, एक की बढ़ जाती है, because speed is given by different formula for the sound wave and for the light wave. Got it? Yes, sir. Just we'll wind up in next few seconds, few minutes. तो ये अभी आपको ये होने का है गामा वगैरह, इसलिए थोड़ा सा ये जो मैं अभी आपको बता रहा था ना साउंड का, देखो टेम्परेचर का भी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, ऐसा बताया हमने. नीचे V1 लिया है तो T1 नीचे लिख दिया,
जब हम इसको और सॉल्व करते हैं ना, फर्दर सॉल्व इसको थोड़ा सिंप्लीफाई अगर करना है, दिस विल गिव यू 100% एक्यूरेट रिजल्ट। बट अगर आपको थोड़ा सा जल्दी कैलकुलेशन करना है, देखो तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं ना, आपको टेम्परेचर, दूसरा टेम्परेचर भी डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर, मतलब डिग्री सेल्सियस में दिया होगा, तो T2 को हम ऐसे लिखेंगे, जो भी डिग्री सेल्सियस में दिया है, दैट टेम्परेचर प्लस 273, ऐसा सॉल्व इक्वेशन बन जाती है। इसको जब सॉल्व करते हैं ऐसी इक्वेशन बनती है, V2 इज V1 प्लस 0.65 T। ये दो आर गोइंग फॉर कम्प्लीट एग्जामिनेशन, टाइम सेविंग के लिए बता रहा हूँ। ये तो आपका ठीक है, बट अगर और टाइम सेव करना है कैलकुलेशन में, तो ये रिलेशन, इसको सॉल्व करने से ये रिलेशन बन जाता है। क्या आता है, ये बन जाता है। ये नीट एंड जेईई के लिए मैं बता रहा हूँ, जेईई। तो ये एक रिलेशन बन गया। टी क्या है, इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। सॉल्व केल्विन में कन्वर्ट करने के बाद, सॉल्व करने के बाद ये इक्वेशन आ गई, वेयर टी वाज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। केल्विन में कन्वर्ट करके सॉल्व किया मैं यहाँ पर। तो फॉर एग्जांपल एट 20 डिग्री सेल्सियस, ये पुट कर दो, T20 पुट कर दो, तो ये आ रहा है आपका 344। ऊपर कितना दिया था, 343। थोड़ा सा एरर रहता है, बिकॉज बाइनोमियल थ्योरम जब यूज करते हैं ना, कुछ टर्म छूट जाते हैं उसमें, सम टर्म्स आर लेफ्ट आउट। बट रफ आइडिया लगाने के लिए टेम्परेचर कितना हो, 344 आ रहा है, ऊपर 343 दिया है ना। एक्चुअल में क्या है, यहाँ पर 331.3 होता, तो उन्होंने डेसिमल छोड़ दिया, तो यहाँ भी थोड़ा कम आ गया है ना। तो ये थोड़ा सा पॉइंट डेसिमल का एरर रहेगा, बट दिस इज द फार्मूला। इफ फॉर ईच डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज के लिए 0.65 मीटर पर सेकंड स्पीड बढ़ जाती है। 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया तो 0.1, 0.65। 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया तो ये कितना हो जाएगा, 1.3 समथिंग आ जाएगा। ऐसे टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ने से इतनी स्पीड बढ़ती है। तो those who are going for competitive examination can remember this shortcut formula. तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है अंडर रूट के, ऐसा नहीं टेम्परेचर डबल हो गया तो स्पीड डबल हो गई, नहीं। ये फार्मूला बन जाता है, या फिर ये याद रख लो। इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस, जस्ट लीव इट, यू रिमेंबर दिस वन, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, हाउ द टेम्परेचर विल चेंज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर और एनी गैस, नॉट ओनली इन एयर, एनी गैस। जस्ट विल वाइंड अप। ठीक है, चलो ये नया टॉपिक कल करेंगे, द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। जब दो वेव्स इंटरेक्ट करती हैं डिफरेंट डायरेक्शन से आके, तो we they form the resultant wave, and whose amplitude will be given by the vector sum of the two displacements. So that is the topic we are going to see tomorrow, and its application. Application में हम देखेंगे standing waves and phenomena of beats, म्यूजिक से रिलेटेड ही रहेंगे ये सारे पॉइंट। स्टैंडिंग वेव्स जो बनती है ना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में काम आती है, वो सब लाउड साउंड प्रोड्यूस होती है उससे, स्टैंडिंग वेव से, रेजोनेंस एंड ऑल। So we are going to see in the subsequent classes tomorrow and further classes. ये टॉपिक कल करेंगे हम लोग। Alright? Yes, sir. Okay then, thank you. Okay, thank you, sir.